नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हठ योग का लक्ष्य, उद्देश्य और भ्रांति। हठ योग के संदर्भ में ढेर सारी ऐसी जन सामान्य मान्यताएं हैं जिनसे एक भ्रम की उत्पत्ति होती है। वह आज के इस क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे और उसी के साथ हठ योग का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। सबसे पहले इस स्लाइड पे आते हैं। हठ योग का लक्ष्य। हठ योग के मुख्य ग्रंथों में से हठ प्रदीपिका और गृह्ण संहिता ये प्रमुख हठ योग के ग्रंथ माने जाते हैं। हठ योग प्रदीपिका स्वामी स्वात्माराम जी के द्वारा और गृह्ण संहिता महर्षि गृह्ण के द्वारा लिखी गई है। इसमें हठ योग का लक्ष्य क्या है, इस बात को हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम ने बहुत ही स्पष्ट किया है। हठ योग प्रदीपिका का जो पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है, पहला श्लोक है, इसमें छोटी बस ये लिख गया है। इसमें जो पहला श्लोक है हठ प्रदीप का पहले अध्याय का पहला श्लोक, ये बाई मिस्टेक यहाँ पर 1/2 लिख गया है। नीचे जो लिखा है केवलम राजयोगाय हठ विद्या विश्यते, ये श्लोक जो है वो दूसरे श्लोक का भाग है। और ये जो 1/2 लिखा हुआ है इसे आप 1/1 समझें, पहले अध्याय का पहला श्लोक। स्वामी स्वात्माराम हठ प्रदीप का प्रारंभ करने से पहले ही पहला श्लोक में अपनी बात स्पष्ट कर देते हैं कि हठ योग परंपरा की शुरुआत जो है वो आदिनाथ से हुई। श्री आदिनाथ नमोस्तुतु तस्मै योनोपदिष्टा, अर्थात जिसने हठ योग नाम की विद्या का सबसे पहले उपदेश दिया। विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगम आरोढ़ुम इच्छो अधिरोहिणीव। ये हठ विद्या का सबसे पहले उपदेश किसने दिया, तो आदिनाथ ने दिया। ये इस बात को स्पष्ट कर देते हैं अपने पहले श्लोक में। और यह हठ योग विद्या राजयोग साधना की इच्छा रखने वाले साधकों के लिए सीढ़ी के समान सुशोभित हो रही। तो पहले श्लोक में उन्होंने दो बातें स्पष्ट कर दी। पहली बात कि आदिनाथ हठ योग का के प्रथम उपदेशक हैं। सबसे पहले हठ विद्या का उपदेश किसने दिया, आदिनाथ। पहली बात वो स्पष्ट। दूसरी बात वो क्या कहते हैं, राजयोग की के साधकों को या वो साधक जो राजयोग को चाहते हैं उनके लिए सीढ़ी का समान। तो सीढ़ी का समान का मतलब क्या हुआ कि हठ योग का जो लक्ष्य है वो है राजयोग की प्राप्ति। ठीक है ना। जो सीढ़ी की तरह से या जो साधन की तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो साधन कहलाता है, और जिसकी प्राप्ति होती है उससे साध्य कहते हैं, और जिसकी मदद से हम प्राप्त करते हैं उसे साधन कहते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में एक बात और स्पष्ट कर रहे हैं कि राजयोग का साधन है हठ योग। ठीक है ना। दूसरा श्लोक केवलम राजयोगाय हठ विद्योपदिश्यते। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि केवल राजयोग साधना के लिए हठ विद्या का उपदेश किया जा रहा है। तो यहाँ दूसरे श्लोक में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जो हठ योग है इसका लक्ष्य है राजयोग। राजयोग की प्राप्ति के लिए ही भगवान आदिनाथ ने जो है राजयोग की प्राप्ति के लिए ही भगवान आदिनाथ ने हठ योग का उपदेश किया। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि हठ योग का एम्स क्या है, राजयोग की प्राप्ति। ठीक है ना। उसी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका उपदेश किया गया।
चौथे श्लोक में देखिए क्या कहते हैं, सर्वे हठ लयोपाया राजयोगस्य सिद्धये राजयोग समारूढ़ पुरुष कालवच्चक। ये चौथे अध्याय का 103वां श्लोक। इसमें क्या कहा गया है कि हठ योग की सभी साधना तथा नादानुसंधान आदि चित्त लय के सभी उपाय राजयोग की प्राप्ति के लिए। आपको इसके पहली वाली क्लास में हमने हठ योग के इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था कि 4 अंग हैं। हठ योग के 4 अंग पढ़ाया था, याद है? बताओ कौन कौन से? वेरी गुड। तो नादा, यही वही बात यहाँ कर रहे हैं कि हठ योग के सभी साधन तथा नादानुसंधान आदि, यानी कि नादानुसंधान इसके अतिरिक्त अन्य भी जो थे, तो वो 3 वो हो गए। ये सब किसके उपाय प्राप्ति के लिए हैं? राजयोग के प्राप्ति। उसके बाद चौथी बात क्या कह रहे हैं कि जो लोग हठ योग की क्रियाओं का अभ्यास करते हैं परंतु राजयोग को नहीं जानते हैं अथवा राजयोग की प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं, उन लोगों का प्रयत्न पूर्णता निष्फल है, यानी कि फल विहीन है, फल रहित है। तो ये चारों बातें क्या कह रही हैं? ऊपर देखिए जो सबसे ऊपर स्लाइड में लिखा है, हठ योग का लक्ष्य राजयोग की प्राप्ति, ठीक है ना? तो ये हठ योग का लक्ष्य राजयोग की प्राप्ति है, ये हठ योग का लक्ष्य है और उसके सपोर्ट में ये 4 बातें नीचे विद रेफरेंस कही गई हैं। समझ बात आ गई ना? इसमें क्या बताया जा रहा है? एक ही बात बताई जा रही है कि हठ योग साधन है, राजयोग साध्य है। राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग के सभी साधन हैं, सभी अभ्यास हैं। और जो लोग हठ योग की साधना तो करते हैं लेकिन राजयोग को नहीं जानते हैं या राजयोग की प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं या राजयोग की उनकी जिज्ञासा नहीं है, ऐसे हठ योगियों का प्रयत्न बिल्कुल शून्य है, निष्फल है, प्रयोजनहीन है। ठीक है ना? बात क्लियर हो गई? तो अब ये प्रश्न कैसे भी पूछा जाए कि हठ योग का लक्ष्य क्या है, हठ योग का लक्ष्य एक लाइन का होगा तो राजयोग हो जाएगा, फिर होगा नहीं उसकी पूरी व्याख्या करो तो ये सारे चीजें आ जाएंगी जो यहाँ सपोर्ट में उसके कही हुई है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हठ योग का उद्देश्य क्या है? ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव ऑफ हठ योग। आप लोग बैठिए सुनिए, अभी कर देंगे, वही बैठ जाओ, फर्स्ट रिकॉर्ड हो रही है। तो हठ योग का उद्देश्य, हठ योग का एम क्लियर हो गया, एम से अब ऑब्जेक्टिव। हठ योग विद्या राजयोग की इच्छा से विविध योग मार्गों में पढ़कर भटकने वालों के लिए है। ये बात हठ प्रदीपिका का 3रा श्लोक है। भ्रांत्या बहु मत ध्यावान्ते राजयोगम जानताम। श्लोक देख रहे हैं आप लोग ना? हठ प्रदीपिकाम धत्ते स्वात्माराम कृपा कर। हठ प्रदीपिका के रचनाकार स्वात्माराम कहते हैं कि हठ योग विद्या राजयोग की इच्छा से विविध योग मार्गों में पढ़कर भटकने वालों के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो राजयोग की इच्छा रखते हैं, जो राजयोग को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वो राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का मार्ग न अपना करके जो इधर उधर मार्ग अपनाते हैं, उन्हें राजयोग की प्राप्ति नहीं होती और सब भटकते रहते हैं। ऐसे भटकने वालों के लिए ये हठ विद्या है, वो इस मार्ग से चल के अपने लक्ष्य यानी कि राजयोग को प्राप्त करते। ठीक है? दूसरा क्या कहते हैं? अनंत पीड़ा रूपी ताप से पीड़ितों के लिए हठ योग साधना शुभ आश्रय रूपी घर के समान। जैसे व्यक्ति अगर मान लीजिए घर किसी के पास नहीं है, तो घर होने के लिए जो तकलीफें होती हैं, बारिश में भीगता है,
धूप में उसको कोई आश्रय नहीं मिलता है और वातावरणीय प्रतिकूल दशाएं जो है उसमें उसको कष्ट होता है। ऐसे में जो घर मिल जाए या कोई भी पार्ट थोड़ी देर के लिए कोई आश्रय मिल जाए तो उससे उसको कितना सुकून मिले। ठीक उसी प्रकार जो लोग राजयोग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं लेकिन हठ विद्या को नहीं जानते हैं और वो इधर उधर तमाम प्रकार की पीड़ा और कष्ट को सहते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए हठ विद्या बिल्कुल उसी तरह से आश्रय के समान है जिस प्रकार घर विहीन लोगों के लिए जब घर मिल जाता है तो उनके लिए वो एक आश्रय का स्थल हो। इसके अतिरिक्त हठ प्रदीपिका के पहले अध्याय का 10वां श्लोक है। विविध योग साधनाओं में लगे साधकों के लिए हठ विद्या आधारभूत कच्छप सदृश है। क्योंकि यहाँ कच्छप के कई मतलब, कच्छप जानते हैं आप लोग ना, कछुआ, कछुआ जानते हैं ना। तो कछुआ क्या है, कछुआ की कई क्वालिटी होती हैं। एक तो क्या है, वो एक बहुत ही ठोस बहुत ही मजबूत कवच से आवृत होता है, ढका होता है, और जब उसको खतरा होता है तो अपने हाथ पैर समेट के उसी के अंदर आ जाता है। तो उसको अगर कोई उसके ऊपर चोट देके मारना चाहे तो उसको, क्योंकि उसका शरीर हमारा जैसा कोमल होता है, लेकिन वो कोमल शरीर ऊपर से एक बहुत ही मजबूत आकृति के अंदर ढका रहता है और बहुत आकृति उसकी बहुत ठोस होती है। तो वो उससे क्या करता है, अपनी सुरक्षा कर लेता है। जब उसके ऊपर कष्ट आता है, किसी तरह का उसको खतरा होता है उसके ऊपर, तो सब कुछ अपने समेट के अंदर ही बैठ जाता है। और जब उसको लगता है खतरा नहीं तो हाथ पैर साइड से निकाल के चलने लगे। कभी देखा नहीं देखा। तो ठीक इसी प्रकार से जो तमाम साधनाओं में साध इधर उधर लगे हुए हैं उसमें ढेर सारे खतरे भी मोल लेते हैं, और हठ योग साधना के नाम पे, अभी आगे आएगा, जो भ्रांतियां हैं। लोग हठ योग का मतलब क्या समझते हैं, इसमें बहुत कष्ट दिया जाए। अभी आप लोग कहीं बड़े बड़े मेलों में जाओ, मैं 2-3 साल पहले की बात है, अरे वहाँ गया था इलाहाबाद में, वहाँ हठ योग ऐसे लिखे हुए योगी बाबा एक, और कांटे पे लेटे थे। और ऐसा वो लोग प्रचार करते हैं कि हठ योग का मतलब शरीर को खूब कष्ट दे के जो किया जाए। जो लोग एकेडमिक स्टूडेंट नहीं है, योग की पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, ऐसे समाज में सोसाइटी में लोगों सुनते हैं, और ऐसे लोगों सुनते हैं जो योग के एकेडमिक टीचर नहीं है, तो वो यही प्रचार करते हैं हठ योग मतलब जो शरीर में बहुत बल के साथ किया जाए, ताकत के साथ किया जाए। जबकि हठ का मतलब हमने आपको क्या बताया है, बोलो। हकार और ठकार का मिलन। ह का मतलब क्या है, हकार का मतलब क्या है, कौन सी नाड़ी हकार का मतलब, सूर्य नाड़ी। और ठकार का मतलब चंद्र नाड़ी। ठीक है, तो हठ योग का मतलब हकार और ठकार अर्थात सूर्य और चंद्र का मिलन है। लेकिन आप लोग भी जानते, यही सोचते रहे होंगे पढ़ने से पहले, और आप किसी से पूछ लीजिए जो जिसने पढ़ाई नहीं की, तो हठ का मतलब बताएगा जो जबरदस्ती किया जाए, ऐसा योग जिसमें शरीर को खूब कष्ट दिया जाए, जबरदस्ती किया जाए। और उसके नाम पे लोग विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, ठंडक के दिनों में बिना वस्त्र के रहते हैं, कांटों पे चलते हैं, वो कहते हैं हठ योग साधना कर रहे हैं। ये क्या है, यही भ्रांति। जबकि हठ योग का मतलब ये नहीं। हठ योग का मतलब क्या है, हठ योग का मतलब हा और ठा का मिलन है। और ये हा और ठा हमारे शरीर में दो नाड़ियां हैं जिनमें दो विपरीत स्वभाव की धाराएं बहती हैं। ये जब संतुलित हो जाती हैं तो चित्त की अवस्था या मन की अवस्था बहुत उच्च होती है, और जब मन और चित्त की अवस्था उच्च होती है तभी जा करके हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम अपने मन को, अपने चित्त को हठ योगिक साधनों के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से उस लायक बनाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हठ योग के उद्देश्य को स्पष्ट किया गया। हठ योग का उद्देश्य है राजयोग की। राजयोग क्या है, ये आपका पहला पेपर जो है फाउंडेशन ऑफ योग, उसमें राजयोग को अच्छे से समझना। राजयोग ही मुख्य एक तरह से योग है, और ये जितने भी योग हैं वो जाकर के सब उसी में मिलते हैं, सब उसी की प्राप्ति पर। उसका नाम ही है राजयोग। जैसे राजमार्ग, राजमार्ग नाम सुना है ना। राजमार्ग क्या होता है, ऐसा होता है इसमें सारे मार्ग आके उसी में मिलते हैं, और वो काफ़ी बहुत चौड़ा होता है, और उसमें सबके चलने की अलग अलग व्यवस्था होती है। पैदल वाले भी चल सकते हैं, साइकिल वाले भी, मोटरसाइकिल वाले भी, और कार वाले भी जो 150 की स्पीड से चलते हैं। इतना चौड़ा होता है, और वो क्या होता है, 2-4 किलोमीटर का होता है, 10-20 किलोमीटर नहीं, बहुत लंबा होता है। और वो महत्वपूर्ण प्लेसों को पहुंचाता है, बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है। ठीक उसी प्रकार राजमार्ग जो है
ये योग की ऐसी ब्रांच है जो सारी ब्रांचें आके उसमें मिलती हैं, ठीक है। अष्टांग योग को भी कहीं कहीं राजयोग को उल्लेख दिया गया है, और राजयोग की डेफिनेशन भी आपको उसमें हठ प्रदेशिका में मिलेगी, क्योंकि हठ रत्ना वाले वहाँ पर चारों योग का उल्लेख किया गया है। उसमें राजयोग भी है, हठ योग भी है, मंत्र योग भी है, लय योग, इन चारों की डेफिनेशन। तो यहाँ इतना स्पष्ट कर रहे हैं कि राजयोग जो है वो लक्ष्य है किसी भी व्यक्ति का, योगियों का, और उसके प्राप्ति का जो सबसे सही और सुव्यवस्थित साधन है उसका नाम है हठ। हठ योग का अभ्यास राजयोग की प्राप्ति के लिए किया। जो ऐसा नहीं करते हैं वो इधर उधर भटकते रहते हैं और राजयोग की प्राप्ति नहीं, नाना प्रकार के कष्ट भोगते हैं। ये हठ प्रदीपिका के रचनाकार स्वामी स्वात्माराम का कहना है। इसका विस्तार पूर्वक हठ प्रदीपिका में ही है उल्लेख, इसलिए मैं उसको यहाँ पर कोड करते चल रहा हूँ। कोड मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना, रेफरेंस। अब हठ योग के संदर्भ में भ्रांतियां क्या, तो हठ योग के संदर्भ में एक तो भ्रांति हमने आपको ये बता दी है कि हठ योग का अर्थ बल के साथ होने वाले योग या क्रियाओं से नहीं है, जो भी मैंने पहले बताया। जबकि सामान्यतः लोग यही समझते हैं, हठ माने बल, हठ माने ताकत के साथ किया जाने वाला। और दूसरा, हठ योग एवं राजयोग को परस्पर विरोधी माना जाता है, और खासकर तब माना जाता था जब यह हठ प्रदीपिका लिखी गई। हठ प्रदीपिका स्वामी कुवलयानंद द्वारा जो प्रकाशित कैवल्य धाम से किताब है, उसमें इसको 14वीं शताब्दी के आसपास का ग्रंथ माना जाता है। तो 14वीं शताब्दी और ग्रंथ संख्या 17वीं शताब्दी, उसमें भूमिका में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो उस समय यानी 14वीं शताब्दी से पहले का जो समय, उसमें लोगों ने, ऐसे लोग जो या तो योग का हित नहीं चाहते थे या अज्ञानी थे, दो ही बात हो सकती है भाई। अगर किसी ज्ञान के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यवस्था के बारे में कोई व्यक्ति गलत प्रचार अगर करे तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उसको जानकारी नहीं है या तो उस सब्जेक्ट को क्षति पहुंचाना चाहेगा, दो ही कारण हो सकते हैं। तो उस समय इतना प्रचार हो गया था हठ योग को लेकर के कि हठ योग माने जो बल के साथ किया जाए, कष्ट के साथ किया जाए, ताकत के साथ किया जाए, और हठ योग अलग है, राजयोग अलग है, इन दोनों में बहुत विरोधाभास है, दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी तत्व हैं। इस बात का प्रचार, जो कि ऐसा नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए, हठ योग और राजयोग में एक रूपता लाने के लिए, हठ योग राजयोग का साधन है, इस बात को स्थापित करने के लिए इस ग्रंथ की रचना स्वामी स्वात्माराम ने, ठीक है ना। और उसमें उन्होंने ये बार बार, इसीलिए आप हठ योग राजयोग परस्पर पूरक हैं, दोनों विरोधी नहीं हैं, इस बात को वो आप समझिए कम से कम, मैंने गिना तो नहीं लेकिन 10 बार पूरी हठ प्रदेशिका में आया, वो बहुत मजबूती के साथ। हठ योग का अर्थ क्या है ये देखिए, जो आपको मैंने अभी इससे पहले पढ़ाया था ना कि हाँ, पहली वाली क्लास में हाउ ठा कमिला श्लोक है, उसका ये रेफरेंस है। हठ रत्नावली के पहले अध्याय के 22वां श्लोक है, जिसमें कहा गया कि हा माने सूर्य होता है, ठा माने चंद्र होता है, या हा माने हकार होता है, ठा माने हकार होता है, और ये जब दोनों एक हो जाते हैं तो मोक्ष की ओर व्यक्तिका या साधक जो है उसकी ओर उन्मुख होता है, उसकी ओर अग्रसर होता है। तो जिस पॉइंट से व्यक्ति में यह स्टेबिलिटी आ जाती है कि वो ज्ञान को प्राप्त करने की स्थिति में आ जाता है, वहीं से योग प्रारंभ मान लिया, और फिर एक प्रक्रिया है। तो हठ प्रदीपिका में हा और ठा का जैसे ही समायोजन हो जाता है, जैसे मिलन हो जाता है, जैसे दोनों एक रूप हो जाते हैं, वही ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में चित्त को ज्ञान होने की योग्यता है। इसलिए उसी पॉइंट से योग की अवस्था को मानते हैं, और यह है हठ योग इस सिम्टम्स के आधार पर। इसको एक दूसरी भाषा में आपको हम अगर समझाएं, तो अगर आप लोगों को ये प्रश्न मतलब कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ये अलग अलग डेफिनेशन क्यों है, कोई कहता है चित्त की वृत्तियों का निरोध है, कोई कहता है हठ योग, हा उठा का मिलन हठ योग है, कर्म योग है, कोई कहता है भक्ति योग है, कोई कहता है ज्ञान योग है। तो इतने योग की क्या जरूरत है? दूसरी चीज है, इतने योग क्या है कि एक ही योग को इतनी तरह से कहा जाए? तो इसके दोनों उत्तर हो सकते हैं। एक ही योग को इतनी तरह से भी कहा गया है,
और ये अपने आप में कुछ अंतर भी रखते हैं। इसको अब मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा, ये मेरी अपनी समझ है और आई होप कि आपको समझ में आए। आप यहाँ पर रहते हो, ठीक है ना, ये विश्वविद्यालय को अगर उदाहरण ले रहे हैं, इस विश्वविद्यालय का क्या नाम है बताओ, तेज बोलो सर। अब छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय इस पूरे विश्वविद्यालय का नाम है। जब आप अपने घर में थे या घर में ना भी हो और आपको कोई पूछे आप कहाँ पढ़ते हो, आप कहोगे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, यही कहोगे ना। रास्ते में कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जा रहे हो, ठीक है ना। अब यूनिवर्सिटी यहाँ पर कहाँ पर है ये आप बताओ, कौन सी पॉइंट है यूनिवर्सिटी। आप किसी यूनिवर्सिटी को, बाहर तो आपने कहते यूनिवर्सिटी जा रहे हो, अभी आपसे कोई कहे कि अब कहाँ हो तो आप क्या कहोगे, आप यही कहोगे मैं यूनिवर्सिटी में। पहले उत्तर तो ये होगा ना यूनिवर्सिटी में, फिर कोई पूछे यूनिवर्सिटी में तो मैं भी हूँ, आप कहाँ पे हो तो आप कहोगे हेल्थ, हम हेल्थ है स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस में है। हो सकता है दूसरा कहे मैं स्टेडियम में हूँ, तीसरा कहे कि हम वहाँ जो है वो एकेडमिक सेंटर में है, चौथा कहे प्रशासन भवन में है, पांचवा कहे फिजिकल एजुकेशन विभाग में है, छठा कहे इंग्लिश विभाग में है। कितने उत्तर हो गए आप बोलो। लेकिन सब तो यही कहेंगे कि हम विश्वविद्यालय में हैं, किसी का उत्तर गलत है, लेकिन उत्तर सबका एक मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है ना, सबका उत्तर मैच नहीं कर रहा है जब आप लोकेशन बता रहे हो। लेकिन जब आप ये कह रहे हो कहाँ पर हूँ तो सभी कहेंगे कि हम विश्वविद्यालय में। ऐसा थोड़ा है कि आप जब कहो कि हम स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस में तो सामने वाला नाराज हो कि झूठ के बोलो, पहले तो कहे विश्वविद्यालय में और पहले स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज में, ठीक है ना, तो उत्तर आपका गलत नहीं। ठीक इसी प्रकार योग जो है ना एक बहुत व्यापक है, उसमें तमाम तमाम मार्ग से व्यक्ति आता है तो उसको तमाम तमाम तरह के साइन एंड सिम्टम मिलते हैं, लेकिन वो सभी योग ही कहलाते हैं। एक और उदाहरण से आप इसको समझ सकते हो कि मान लीजिए कानपुर नगर है, ठीक है ना। अब ये कानपुर नगर बहुत बड़ा है, मान लीजिए इसमें 10 रास्ते हैं या 4 रास्ते हैं, 4 मेन रास्ते हैं, एक लखनऊ की तरफ से आ रहा है, उधर रायबरेली की तरफ से आ रहा है, एक इधर क्या है ये कन्नौज है, क्या है इधर कन्नौज है ना, उन्नाव नहीं, उन्नाव तो लखनऊ की तरफ है। तो मान लीजिए 4 बड़े बड़े शहरों के है ना की तरफ से रोड आ रहे हैं, उधर झांसी की तरफ से आ रहे हैं, तो हम उदाहरण के लिए 4 रोड ले लेते हैं, 4 रोड आ रही हैं चारों तरफ से और 4 आदमी आ रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो जहां से कानपुर की सीमा शुरू होती है वहां प्रवेश करने के बाद उनसे पूछा जाए कि भाई अभी कितना समय लगेगा, तो पहला उत्तर होगा कि मैं कानपुर में आ गया हूँ, प्रवेश कर चुका हूँ, यानी कि आई एम इन द कानपुर। जबकि इधर वाला अभी पता चला गंगा बैराज पहुंचा है, उधर वाला उधर इतनी दूर है, इधर वाला इधर इतनी दूर है, यानी सबके बीच में 20-20 50-50 किलोमीटर की दूरी है। और लेकिन सभी कह रहे हैं कि मैं कानपुर में इंटर कर चुका हूं। क्यों इंटर कर चुके हैं, जिस पॉइंट से कानपुर नगर का एरिया शुरू हो जाता है उस पॉइंट के अंदर आते ही आप कानपुर में प्रवेश कर चुके हैं, कानपुर में हैं। बाकी पूरे कानपुर में कौन ऐसी जगह जिसको आप कहो दिस इज कानपुर, कोई पॉइंट तो है नहीं। वो बात अलग है कि जो किलोमीटर होता है, वो जो मुख्यालय होता है वो डीएम रेजिडेंस को कहीं काउंट कर लेते हैं, कहीं जो मेन डाकखाना होता है वहां से काउंट कर लेते हैं जो मेन, तो वो डीएम ज़्यादातर डीएम ऑफिस को पॉइंट कर लेते हैं किलोमीटर बताने के लिए, कहीं कहीं बस स्टॉपेज को, और मेनली बस स्टॉपेज, कचहरी और डीएम कार्यालय, ये तीनों 2-4-500 मीटर या 1 किलोमीटर के रेंज में ही होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार योग का वह पॉइंट है जहां से चित्त इस कैटेगरी में आ जाए कि उसको ज्ञान होने लगे, वास्तविक ज्ञान, रियल ज्ञान, वहीं से कहा जाता है योग के साइन एंड सिम्टम स्टार्ट हो चुके, योग का एरिया स्टार्ट हो चुका है। और यह एरिया हठ योग के हिसाब से वहां से शुरू होता है जहां हा और ठा का मिलन हो जाता है, पूरी तरह से दोनों संतुलित हो जाते हैं, हकार और ठकार यानी कि सूर्य और चंद्र। इसी तरह से अष्टांग योग या पतंजलि योग के अनुसार वो एरिया माना जाता है जिस एरिया से, जिस पॉइंट से चित्त समाधि को प्राप्त होने लगे और समाधि से ही ज्ञान शुरू हो जाता है, और पहला ज्ञान होता है पृथ्वी तत्व से।
बोलते हैं सवितर्क समाज। इसी तरह से भक्ति का मार्ग, इस तरह से ज्ञान के मार्ग, तमाम मार्ग हैं, कहीं से भी चलिए, लेकिन अलग अलग मार्ग से आओगे तो अलग अलग सिम्टम मिलेगा। जो लखनऊ की तरफ से आएगा वो कहेगा कानपुर में प्रवेश कर चुका, हाँ बस बैराज आ गया हूँ, लेकिन ये बैराज जो दूसरी तरफ झांसी की तरफ से आ रहा है उसको थोड़ा गंगा बैराज मिलेगा। वो जब सिम्टम अपना बताएगा तो उधर जो चीज कानपुर जहां शुरुआत होता है वो सिम्टम बताएगा ना, तो सिम्टम में तो अंतर होगा, लेकिन किसी का स्टेटमेंट गलत कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो इसीलिए परिभाषाओं में अंतर है, क्योंकि परिभाषा सदैव मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू होती, किसी के अनुसार होती। तो जो व्यक्ति जिस रास्ते से चलता है उस रास्ते से सिम्टम आते हैं। पतंजलि चित्त की वृत्तियों का निरोध करके योग को मानते हैं, इसलिए वो अष्टांग योग को या क्रिया योग को या अभ्यास बैराग को साधन बनाते हैं। और इस साधन से जब वो चलते हैं तो जहां पर चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है वह योग की अवस्था कहलाती है। लेकिन उस अवस्था में होगा वही ज्ञान की अवस्था होगी, हठ योग में भी ज्ञान की अवस्था होगी, भक्ति योग में भी भक्ति के माध्यम से आएंगे। लेकिन जिस अवस्था से भक्ति योग प्रारंभ होगी और कहा जाएगा कि हाँ योग की अवस्था में आ गए, वह अवस्था ज्ञान को ही कराने वाली होगी, और वह ज्ञान होगा तत्व। ठीक है ना? तो ये एक थोड़ा सा इससे जो है वो अटैच टॉपिक था, इसलिए उसको इसके साथ मैंने ले लिया। लेकिन मुख्यतः हमने आज पढ़ा क्या, हठ योग का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, और हठ योग में जो भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां वास्तव में न समझ के कारण या गलत दुष्प्रचार के कारण हैं। हा और ठा का मिलन हठ योग होता है, न कि कांटे पे लेटना या बल के साथ करना। और हठ योग और राजयोग में कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का भी इस्तेमाल किया गया है कि जिसको राजयोग प्राप्ति करनी है वो सीधे राजयोग का अभ्यास करेगा तो कठिन हो सकता है, लेकिन अगर हठ योग के माध्यम से चलेगा तो उसके लिए सरल हो जाएगा राजयोग की प्राप्ति करना। तो दोनों एक दूसरे के पूरक। ठीक है ना? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।